Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9, chapter number 5, Understanding 3 paper. There are total 18 questions in this paper, having 4 long questions and 14 short questions. Question number 1. Why the densities of gases are lower than that of the liquid? Okay, so this answer comes here in the gas topic. This one. Gases have low density than liquid. It is due to light mass and more volume occupied by the gas molecule. So ये इसके रीज़न है. एक्सप्लेनेशन इसकी लॉन्ग क्वेश्चन में हो जाएगी. सेकंड है हाउ कैन वी मेजर ब्लड प्रेशर. तो इसमें मेथड लिखना है कि किन मेथड से मेजर किया जाता है. इसके अलावा इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किन यूनिट्स में किया जाता है, और इसकी जो 2 टाइप्स हैं उनके नेम्स. तो ये पिंक बॉक्स है जिसके अंदर मेंशन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ प्रेशर गॉज, यानी कि कोई प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है. ठीक है, और वो कौन सी हो सकती है वो डिवाइस. या तो वो मरकरी मैनोमीटर होगा जिसमें मरकरी फिल की होगी, तो मरकरी के राइज होने से या फॉल होने से पता चलेगा कि कितना ब्लड का प्रेशर है, या फिर सम अदर डिवाइस. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है कि ब्लड प्रेशर इज रिपोर्टेड बाय 2 वैल्यूज़ such as 120/80 which is normal blood pressure. ठीक है, अब इसकी टाइप्स हैं सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. इनके जस्ट नेम्स लिखने हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू है 120, ये सिस्टोलिक प्रेशर की है, और जो 80 है ये डायस्टोलिक प्रेशर की. ये दोनों वैल्यूज मिलीमीटर मरकरी में होती हैं. नेक्स्ट है इन विच यूनिट बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड. सो बॉडी टेम्परेचर का भी एक पिंक बॉक्स बना हुआ है. हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, जब हम में से किसी को बुखार होता है तो फिर डॉक्टर चेक करता है, तो वो डिग्री सेल्सियस में चेक नहीं करता, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में चेक करता है. तभी तो वो 100 भी बताता है कि 100 बुखार है. तो 100 तो अगर डिग्री सेल्सियस में 100 देखा जाए वो इतना ज़्यादा है कि हम पूरा मतलब इंसान बॉयल हो जाए. ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल नहीं है हमारा टेम्परेचर. इसीलिए वो जो टेम्परेचर डॉक्टर हमें बताता है 100, वो फ़ारेनहाइट में होता है. ठीक है, तो इसलिए बॉडी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर किया जाता है, और फ़ारेनहाइट में हमारा नॉर्मल जो होता है वो 98 होता है, 98.6. ओके, तो फिर वो बुखार वाली कंडीशन में 100 तक जा सकता है. 104 भी होता है. ठीक है, 98 से ज़रा सा भी 98.6 से अबव होगा तो वो बुखार की सूरत में चला जाता है. ठीक है, और अगर हम इस वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में देखें तो ओनली 37 है. 37 हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, और ये हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के एवरेज के बराबर है, यानी कि यहाँ तक ही इसका आंसर है. नेक्स्ट इज विच वेरिएबल आर केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ. सो यू विल राइट pressure is kept constant in Charles law. Next, can you cool a gas by increasing its volume? Okay, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर कोई गैस है, अगर हम उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो उसका मतलब है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो कूल का मतलब तो है कि टेम्परेचर कम होना चाहिए. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो यू विल राइट no, a gas cannot be cooled by increasing its volume. Okay, next is why is melting point of solid considered its identification characteristics. Okay, so you will write every solid has a fixed and sharp melting point. That is why melting point is the identification of that solid. Okay, for example, NaCl has a melting point 801 degrees Celsius. Okay. नेक्स्ट है विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर. कार्बन की कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो स्टेबल होती है एट रूम टेम्परेचर. तो इसके अंदर कार्बन की मेंशन नहीं है, मगर कार्बन की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं. डायमंड है जैसे, वो भी रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है. ठीक है, डायमंड क्या होता है, वो कार्बन ही होता है जिसमें कार्बन के एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में बॉन्डेड होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, और वो एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, और जाइंट मॉलिक्यूल यानी उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है. तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड कहलाता है.
इसके अलावा कोल है, कोयले को कहते हैं, दैट इज़ आल्सो कार्बन। तो वो कोयला भी आपको पता है रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, तो वो भी एक स्टेबल फॉर्म है। तो ये दोनों स्टेट्स इसमें आ जाएंगी, कोल एंड डायमंड। इसके अलावा कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो सारे ही सॉलिड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट की फॉर्म में भी कार्बन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो पेंसिल के आगे वाला सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, वो भी एक कार्बन की फॉर्म है। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह से कार्बन की एक फॉर्म है बकी बॉल्स। ठीक है, वो भी स्टेबल है, उसको फुलेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, नहीं बकी बॉल्स, ठीक है, उसको बकी बॉल्स ही कहते हैं। तो हमारे पास कार्बन की ये 4 फॉर्म है, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड्स। आप ये 3 भी लिख देंगे तो भी काफ़ी है, बकी बॉल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, दे ऑल आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट इज वेदर द डेंसिटीज ऑफ अ गैस डिक्रीज ऑन कूलिंग। ओके, सो बच्चों, जब हम ठंडा करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, यानी कि डेंसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज नहीं होती। सो यू विल राइट नो द डेंसिटीज ऑफ अ गैस डू नॉट डिक्रीज ऑन कूलिंग, but it increase on cooling. Okay, next is the Boyle's law is applicable to liquid. So you will write no, Boyle's law is only applicable to gases. Next, how evaporation cause cooling. Okay, so evaporation वाले टॉपिक में आपके पास पैराग्राफ मेंशन है। तो evaporation क्या होती है कि जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बुखारात में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे ठंडक का एहसास होता है, उसकी रीज़न पूछी गई है, ये वाला पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है बच्चे कि जब जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा थी ऑब्वियसली वही भाप बन के उड़ते हैं सबसे पहले, तो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल चले गए तो पीछे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो एनर्जी वाले रह गए। ठीक है, तो उनको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कैसे लेते हैं, वो आस पास की हमारे इन्वायरमेंट की हीट जो है या टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो उसके कम होने से हमें ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हाउ एक्सटर्नल प्रेशर अफेक्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें आपके पास बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में आएगा। हेयर बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ओके, इसकी एग्जांपल है प्रेशर कुकर। नेक्स्ट है why does evaporation increase with increase in temperature. so इसमें evaporation के अंदर टेम्परेचर वाला पैराग्राफ आ जाएगा। here it is temperature। ठीक है, क्या होता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर evaporation बढ़ जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को मौका मिलता है कि वो अपनी फोर्सेस को ब्रेक करें, आपस की फोर्सेस को ब्रेक करके हवा में बुखारात की फॉर्म में चले जाएं, इसलिए evaporation फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो उसमें आपके पास आपने डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखना है, सेंटर में लाइन लगा के, एक तरफ अमॉर्फस और एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो आपके पास फर्स्ट डिफरेंस, तो इनकी डेफिनेशन आ जाएंगी कि अमॉर्फस मीन्स शेपलेस, solids in which particles are not regularly arranged or their regular shapes are destroyed are called amorphous solids. और crystalline कौन से हैं, solids in which particles are arranged in a definite 3-dimensional pattern are called crystalline solids. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं सॉलिड, उनका कोई ख़ास अरेंजमेंट होती है, 3D पैटर्न होता है। जैसे कि हमारे घर में नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो उसका एक ख़ास क्रिस्टल शेप होती है, जबकि अमॉर्फस हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, जैसे रबड़ है पाउडर फॉर्म में, यानी कि कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती, इनकी क्रिस्टल फॉर्म नहीं होती। ठीक है, सेकंड इनका डिफरेंस आ जाएगा कि दे अमॉर्फस सॉलिड्स हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते बिकॉज ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं और शार्प होते हैं। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि फिक्स होते हैं, और दे हैव डेफिनेट सरफेसेस एंड फेसेस, और हर फेस का एंगल होता है क्योंकि क्रिस्टल की फॉर्म में है, तो एक स्पेसिफिक शेप है। फिर एग्जांपल आ जाएगी थर्ड पॉइंट में, प्लास्टिक, रबड़, ग्लास,
और यहाँ पे आ जाएगी NaCl, डायमंड एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाएगा, देखें 96 इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, तो 96 तक सल्फ़र जो है वो S8 रोम्बिक फॉर्म में रहेगा, बट उसके बाद वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ जाएगा। सो मोनोक्लिनिक सल्फ़र इज़ आंसर। सो हमारे पास इसका आंसर आएगा मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लॉन्ग क्वेश्चंस। तो और मोनोक्लिनिक का फार्मूला भी यू हैव टू राइट S8। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड अलॉन्ग विद द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट। डेफिनेशन डिफ्यूजन की, देन एग्जांपल, देन एक्सप्लेनेशन और देन फैक्टर्स। तो ये लिक्विड वाले टॉपिक में है, पूरा टॉपिक लिक्विड्स वाले में। हेयर डिफ्यूजन। सो डेफिनेशन के लिए आप जो गैस वाले टॉपिक में इसकी डेफिनेशन लिखी है डिफ्यूजन की वही मेंशन कर दें, बस वहाँ पे जहाँ पे गैस लिखा है गैस को काट दें। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद ये मूव करते हैं, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो मूव तो करते रहते हैं हर वक्त, तो मूव करते करते वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इस तरह से जाते हैं कि पूरे तरफ एक जैसा होमोजीनियस मिक्सचर बना दें। ठीक है, सो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाते हैं, इनकी जहाँ पे जैसे इंक का ड्रॉप डाला है यहाँ पे इंक ज़्यादा है, बाकी कंटेनर में इंक कम है, तो मॉलिक्यूल मूव करते 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 पूरे कंटेनर में जाएंगे और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। ठीक है, तो ये इंक वाली एग्जांपल आ जाएगी। लिक्विड्स की डिफ्यूजन गैसेस की निस्बत स्लो होती है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो इसमें भी फैक्टर्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, कि जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फास्ट स्ट्रॉन्ग होगी तो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए उनमें डिफ्यूजन स्लो होगी। ठीक है, और जिनके अंदर फोर्सेस वीक होंगे उनकी डिफ्यूजन फास्ट होगी। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, अगर बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल होंगे तो उनमें ज़ाहिर स्पेस कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल ही बहुत सारे होंगे उसके अंदर, तभी उनका साइज़ बड़ा है, तो इसलिए उनका मूवमेंट उनकी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, इसलिए वो डिफ्यूज़ कम कर पाएंगे। बिग साइज़ मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ स्लोली। ठीक है, जैसे हनी है वो स्लोली डिफ्यूज़ करेगा पानी में, अगर आप शहद का कतरा डालोगे तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कहीं जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें अल्कोहल डाल दो या इंक डाल दो तो वो बहुत फास्टली चली जाए, क्योंकि वो उनका साइज़, अल्कोहल का साइज़ छोटा है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, अगर किसी की रेगुलर शेप होगी तो वो फास्टली डिफ्यूज़ करेंगे और अगर किसी की इरेगुलर शेप होगी तो वो स्लो डिफ्यूज़ करेंगे, बिकॉज रेगुलर शेप वाले मॉलिक्यूल इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाएंगे, मतलब ज़्यादा इजीली अपनी फोर्सेस को ब्रेक करके डिफ्यूज़ कर सकेंगे। टेम्परेचर जो है वो क्या है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो वो अब आपस की फोर्सेस को जल्दी ब्रेक करके इधर से उधर मूव करते हैं, इसलिए डिफ्यूजन फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज़ डिफाइन एलोट्रोपी, एक्सप्लेन इट्स कंडीशन एंड प्रॉपर्टीज़। सो आप इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, किन दो वजूहात की वजह से एलोट्रोपी हो सकती है, रीजंस लिखेंगे, एलोट्रोपी की एग्जांपल्स लिखेंगे और प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे।
सो दिस इज़ अ एलोट्रॉपी। तो डेफिनेशन है कि एलोट्रॉपी एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। यानी कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा हो, चाहे लेकिन उनकी स्टेट सेम रहे। जैसे अगर वो सॉलिड है तो दोनों स्टेट में सॉलिड ही रहे, लेकिन उनकी जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हों, तो उसे कहेंगे एलोट्रॉपी। अब दो ही बातें हो सकती हैं, दो ही रीजंस हो सकते हैं इसके कि वो क्यों दो तरह से दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि एटम्स की तादाद चेंज हो। जैसे ओजोन में एक एलोट्रॉप ओजोन का है जिसमें 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, और एक ऐसा है जिसमें 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, तो O2 और O3। तो एटम्स की तादाद में चेंज होने की वजह से इसके 2 एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन कहलाता है और एक ओजोन कहलाता है। सेकेंडली, एटम्स की जो अरेंजमेंट है क्रिस्टल में उसकी वजह से, या शेप ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से भी एलोट्रॉपी आ सकती है। जैसे सल्फ़र है, उसका फार्मूला है S8, सल्फ़र के मॉलिक्यूल हैं, तो उनकी 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक फॉर्म में उसकी शेप अलग है और दूसरे फॉर्म में उसकी शेप अलग है, ठीक है। तो इसलिए या तो एटम्स की तादाद वेरी करती है या फिर शेप्स वगैरह अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल वेरी करती है, तो उसकी वजह से एलोट्रॉपी आती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ये वाली लाइन के इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, दोनों की आपस में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह, लेकिन केमिकली दे आर सेम, यानी रिएक्शंस वगैरह एक तरह के देंगे। नेक्स्ट है अरे ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है इनकी चेंज होना, ठीक है। और अगर वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी में चेंज हो जाए उसे कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। लाइक सल्फ़र है, सल्फ़र S8, उसकी एक शेप है रोम्बिक, ठीक है। रोम्बिक से वो दूसरी शेप मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाता है एट 96 डिग्री C, ठीक है। तो 96 इज़ अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। इससे कम टेम्परेचर के ऊपर सल्फ़र रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इससे ज़्यादा के ऊपर वो मोनोक्लिनिक में एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा इसी तरह से फास्फोरस है, फास्फोरस और टिन है, ठीक है। फास्फोरस P4 है और वो वाइट फास्फोरस 250 डिग्री C पे रेड फास्फोरस में चेंज हो जाता है। इसी तरह टिन जो है वो ग्रे है, तो इसकी फॉर्म क्यूबिक शक्ल में होता है, तो ये 13.2 डिग्री C पे टिन वाइट में चेंज हो जाएगा, विच इज़ टेट्रागोनल। आगे उसने वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में थोड़ा सा डिफरेंस लिया हुआ है कि वाइट फास्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव होता है, पॉइजनस होता है और वैक्सी सॉलिड होता है, वैक्स की तरह का, ठीक है। और ये टेट्रा एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि रेड फास्फोरस जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता, पॉइजनस भी नहीं होता, और उसकी जो फॉर्म है वो ब्रिटल होती है, पाउडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट इज़ न्यूमेरिकल है, ठीक है। आ बैलून दैट कंटेन 1.6 dm क्यूब ऑफ एयर, ये इसका वॉल्यूम है V1, ठीक है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 25 स्टैंडर्ड प्रेशर यानी कि हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है बच्चों 1 atm, ठीक है। तो ये भी उसने यहाँ पे बता दिया, लिखा नहीं है लेकिन आपको खुद से पता होना चाहिए हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, 1 atm है, ठीक है। तो 1 atm हमारे पास P1 हो गया। तो उसके बाद ये हमें P2 दिया गया है, ठीक है। और आगे वो कहता है टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट मीन्स ये बॉयल्स लॉ की बात हो रही है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। और हमें V2 वॉल्यूम पूछा गया और पूछा गया डज इट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। मुझे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड तो हम यहीं से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहले प्रेशर 1 था और अब 3 हो गया, प्रेशर ज़्यादा होगा बच्चे। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हमें न्यू वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है, तो हम कर लेते हैं। आपने पहले लाजमी गिवन रिक्वायर्ड लिखना है, फिर फार्मूला लिखना है, फिर आपने इसका सोल्यूशन लिखना है और फिर यूनिट लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स सॉल्व इट। यह आपका इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। तो हमें गिवन रिक्वायर्ड वगैरह लिखना है और फार्मूला लिखना है, ओके। सो फार्मूला तो हमें पता है P1 V1 बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2।
हमें V2 निकालना है, फाइनल वॉल्यूम। तो कैसे होगा, P1 V1 यही रहेगा, ये वाला P2 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। इनिशियल प्रेशर है 1 atm बिकॉज उसने कहा है स्टैंडर्ड प्रेशर, तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो 1 atm होता है, आपको खुद से याद होना चाहिए। नेक्स्ट वॉल्यूम जो है वो 1.6 दिया हुआ है। फिर सेकंड प्रेशर उसने दिया हुआ है 3 atm। सो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.53 dm³। ओके, ये हमारे पास आंसर है। सेकेंडली वो पूछ रहा है डज इट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट वॉल्यूम हमारे पास ये था 1.6 dm³, और अब वॉल्यूम है 0.53, यानी कि कम हो गया। पहले 1 था, अब 0 में आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। आप नीचे लिखेंगे वॉल्यूम हैज़ बीन डिक्रीज, दैट मीन्स द बैलून कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, के वॉल्यूम कम होने का मतलब है बैलून सिकुड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटीज ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो इसमें आपने डेफिनेशन डेंसिटी की लिखने हैं, फिर एग्जांपल लिखने, उसके बाद आप इनके डिफरेंसेस लिखना स्टार्ट करें लाइन लगाकर। एक तरफ डेंसिटी ऑफ गैसेस की हेडिंग, एक तरफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड की हेडिंग, और आप डिफरेंसेस लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास गैस वाले टॉपिक में ही काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ लिक्विड के टॉपिक में है। ठीक है, अगर आप देखें तो लिक्विड में भी आपके पास एक डेंसिटी वाला ये टॉपिक है, इसमें से आप लेंगे, और गैस के लिए आप गैस वाले टॉपिक में से लेंगे, हेयर दिस वन। ओके, सो पहले डेंसिटी की डेफिनेशन आप लिखेंगे। डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल्स तो आप डिफरेंस में ही मेंशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस जब आप लिखेंगे तो एंड पे आप डेंसिटी ऑफ गैस वाले एरिया में आप ये लिखते हैं डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1.4 ग्राम पर dm³ एट 20 डिग्री C। इसी तरह आप जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो उसकी एग्जांपल डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाले टॉपिक में आप वहाँ से लिख देंगे। बाकी आप डिफरेंसेस लिखेंगे ये गैसेस हैव लो डेंसिटी, और लिक्विड में आप क्या लिखेंगे, लिक्विड्स हैव हाई डेंसिटी देन गैसेस। ओके, फिर आप सेकंड डिफरेंस लिखेंगे इट इज़ ड्यू टू लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और लिक्विड वाले पोर्शन में आप क्या लिखेंगे, इट इज़ ड्यू टू डेफिनेट वॉल्यूम एंड मोर मास ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ओके, क्योंकि बच्चा लिक्विड का मास ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी इस वजह से ज़्यादा होती है। ठीक है, और लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा वो लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो कम होता है क्योंकि मॉलिक्यूल पास होते हैं, तो इस वजह से कम जगह घेरते हैं, वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, तो लिक्विड डेंसिटी में आप क्या लाइन लिखेंगे, इट इज़ ड्यू टू मोर मास एंड लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल और बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल। उसके बाद यूनिट लिखेंगे कि गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर dm³, और लिक्विड में लिखेंगे लिक्विड डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर cm³। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि गैसेस आर 1000 टाइम्स लाइटर देन लिक्विड्स, और इसमें लिक्विड वाले पोर्शन में आप लिखेंगे कि लिक्विड्स आर 1000 टाइम डेंसर देन गैसेस। ठीक है, लिक्विड्स की डेंसिटी क्योंकि गैस से बहुत ज़्यादा है, 1000 टाइम्स ज़्यादा है, यही वजह है कि उसका जो यूनिट है वो गैसेस वाले यूनिट से बड़ा यूनिट है, ग्राम पर cm³ है। ओके, ये सारा कुछ, ये सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, और फिर एग्जांपल्स आ जाएंगे। सो दिस वाज योर पेपर। थैंक यू।